नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे कोरोना पर बैठक की। मीटिंग में सरकार के टॉप अधिकारी भी शामिल हुए। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने शुक्रवार को कहा कि 21वीं शताब्दी के भारत में भी जाति व्यवस्था कायम है। तमिलनाडु में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के चलते राज्य में मरने वालों की संख्या 68 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिया है। साथ ही इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न श्रेणी में भी इसको रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे कोरोना पर बैठक की। मीटिंग में सरकार के टॉप अधिकारी भी शामिल हुए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल मीटिंग में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा भी हुई। मोदी की ओर से यह बैठक ऐसे समय बुलाई गई है जब अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका में मिले मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोविड वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देश डर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने बताया कि देश इस वेरिएंट के अब तक 22 केस मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न भी रखा गया है। हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल में आने वाले यात्रियों की जांच के लिए सभी एयरपोर्ट को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच करें। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने शुक्रवार को कहा कि 21वीं शताब्दी के भारत में भी जाति व्यवस्था कायम है। उन्होंने कहा कि देश में 2 प्रकार के हिंदू हैं, एक वह जो मंदिर जा सकते हैं और दूसरे वह जो मंदिर नहीं जा सकते। दलित समुदाय से आने वाली और पूर्व राजनयिक कुमार ने कहा कि यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। बहुत से लोगों ने उनके पिता बाबू जगजीवन राम से हिंदू धर्म छोड़ने को कहा था क्योंकि उन्हें जाति के कारण भेदभाव झेलना पड़ता था। लोकसभा की पूर्व स्पीकर ने कहा कि उनके पिता ने 2 टूक कहा था कि वह अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। कुमार ने कहा कि उनके पिता यह पूछते थे कि क्या धर्म बदलने से किसी की जाति बदल जाती है। कुमार ने राजेंद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उनसे पहले राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने अपनी नई किताब द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइन्स बुद्धा पर रोशनी डाली। लाइट्स ऑफ एशिया किताब पर सर एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है, जो पहली बार 1889 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में बुद्ध के जीवन को एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के चलते राज्य में मरने वालों की संख्या 68 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 2 दिसंबर तक दक्षिण भारत में और अधिक बारिश होने की चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर को अब तक 5 दक्षिण राज्यों में 172 लोगों की मौत हो गई चुकी है, जिसमें से तमिलनाडु सबसे अधिक है। इसके बाद केरल में 48 और आंध्र प्रदेश में 44 और कर्नाटक में 12 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग की माने तो श्रीलंकाई तट से दूर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण लगातार बारिश हो रही है। समुद्र की सतह से ये करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर तक है। 28 नवंबर 2021 के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके अलावा इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। 29 नवंबर को दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव के रूप में आगे बढ़ने की संभावना है। शुक्रवार को जारी आईएमडी के बारिश के आंकड़ों में कहा गया है कि 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 143.4% से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें कर्नाटक और केरल में सामान्य से 110% से अधिक बारिश हुई है। तमिलनाडु, जहां आमतौर पर पश्चिमी तट पर राज्यों की तुलना में इस मौसम में कम वर्षा होती है, वहां उत्तर पूर्व मानसून के मौसम के दौरान 70% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जो 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। साथ ही इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में भी रखा गया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि कोरोना वायरस के इस नए प्रकार को लेकर चिंता जताई गई है और आने वाले दिनों में इस पर खास नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना का ये नया वेरिएंट 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में मिला था। वहीं हाल के दिनों में बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल सहित कुल 5 देशों में इसकी पहचान की गई है। आपको बता दें कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन सहित कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का यह नया वेरिएंट तेजी से फैल सकता है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को पहले B11529 का नाम दिया गया था, लेकिन अब ये ओमिक्रॉन के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका के कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है। एक बयान में WHO ने कहा कि चिंता की बात यह है कि कोरोना के इस वेरिएंट में तेजी से म्यूटेशन भी हो रहा है। WHO ने कहा कि नए वेरिएंट के प्रभाव को समझने में कुछ सप्ताह लगेंगे। फिलहाल वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितनी तेजी से एक दूसरे लोगों में फैल रहा है। ब्रिटेन के एक बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन काफी कम प्रभावी होगी, लेकिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक जीव वैज्ञानिक प्रोफेसर जेम्स नाइस्मिथ ने कहा कि यह बुरी खबर है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच अमेरिका के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि हो सकता है कि इस नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन काम प्रभावी हो और सही तरीके से काम कर रही हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कानून बनाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार के स्तर पर फिलहाल चर्चा भी नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसान लंबित मांगों की बात कह रहे हैं, जिनमें MSP पर कानून बनाना भी शामिल है। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय प्रक्रिया के जरिए तीनों कानून निरस्त करने का ऐलान किया था। समाचार में उन्होंने जानकारी दी कि पत्रकारों से बातचीत भी उन्होंने की और इस दौरान खट्टर ने कहा कि अब तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कृषि अर्थशास्त्री को भी अलग अलग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस पर कानून बनाना संभव नहीं लग रहा है। MSP पर कानून संभव नहीं है, क्योंकि अगर इस पर कानून बना तो भार सरकार पर आ जाएगा। अगर उनका उत्पादन नहीं बिका तो सरकार को उसे खरीदना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे ज्यादा उत्पादन की जरूरत नहीं है और इस पर सिस्टम बनाना भी संभव नहीं है। हम जरूरत के हिसाब से ही खरीदेंगे। सीएम खट्टर ने शुक्रवार को PM मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने भारत से सीमा विवाद पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो वह भारत से लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा के क्षेत्रों को वार्ता के जरिए वापस ले लेंगे। कालापानी के पास एक संदूर पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। यह नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपने क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में दावा करते हैं। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इस पर दावा करता है। काठमांडू से 160 किलोमीटर दक्षिण में चितवन में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
के 10वें आम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ओली ने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो वह भारत से बातचीत के माध्यम से लिपियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख जैसे विवादित क्षेत्रों को वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान के पक्ष में हैं, ना कि पड़ोसी दुश्मनी करके। ओली ने विश्वास जताया कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगा। भारत द्वारा उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक रूप में महत्व सड़क 8 मई 2020 को खोले जाने के बाद द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। चंडीगढ़ में आज यानी कि शनिवार को अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। अकाली सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और ड्रग्स केस के पार्टी प्रधान सुखबीर बादल और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को फंसाने की साजिश रचने के आरोप भी किया जा रहा है। सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल कांग्रेस सरकार से डरने वाला नहीं है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन के बाद जिला स्तर पर जेर भरो आंदोलन किया जाएगा। पंजाब में 3.5 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में जहां सरकार पर बेअदबी और ड्रग्स का मुद्दा हल करने का दबाव है, वहीं अकाली दल को इसमें घेरे जाने की चिंता है। सुखबीर बादल ने कहा कि सीएम चरणजीत चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता ने इस बारे में मीटिंग की है, जिसमें मजीठिया के खिलाफ ड्रग केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। सुखबीर ने अफसरों को भी चेतावनी दी है कि वह सरकार के दबाव में आकर गलत काम ना करें, वरना सरकार आने पर उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुखबीर ने यह भी आरोप लगाया कि नवजोत सिद्धू हर हाल में मजीठिया के खिलाफ ड्रग केस दर्ज करवाना चाहते हैं, इसलिए सरकार पर दबाव डालने के लिए मरण व्रत पर बैठने की धमकी दे रहे हैं। इससे साफ है कि झूठा केस होगा। ड्रग केस को स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सीलबंद है। ऐसे में सिद्धू कैसे दावा कर सकते हैं कि उसमें मजीठिया का नाम होगा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लखनऊ में थी। उन्होंने राम तीरथ मार्ग पर नए आयकर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार में पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। ईस्टर्न यूपी में 5 साल में IRT यानी कि RTR फाइल करने वालों में 5 गुना इजाफा हुआ है। मौजूदा समय में 21.82 लाख ITR फाइल हो रहे हैं, जो कि साल 2016 में 4 लाख भी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स जमा आने से विकास कार्यों में तेजी आती है। यही वजह है कि यूपी में कोविड के दौरान मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज दिया जा सका। यूपी में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन हुए हैं। एक साल में यूपी में टैक्स पेयर्स की संख्या भी पहले से अब बढ़ी है। राजधानी में शुक्रवार को एक वाकया सामने आया। शुक्रवार को गरियाबंद से होते हुए हजारों किसान रायपुर पहुंचे। केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए आगे बढ़े। अलग अलग ग्रामीण हिस्सों से सभी राजधानी में जुटने लगे। दोपहर के वक्त शहर में इंडोर स्टेडियम के पास किसानों की आम सभा का आयोजन किया गया। कृषक संगठन के नेताओं ने इसे संबोधित किया। इस प्रदर्शन को लेकर किसान नेता तेजराम विद्रोही ने बताया कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का सिर्फ ऐलान किया है, कागजी तौर पर इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। किसान अब भी इस आशंका में है कि कहीं पिछले दरवाजे से कृषि कानूनों जैसे ही कोई नियम सरकार फिर से लागू ना कर दे। रायपुर में संविधान दिवस के मौके पर निकाली गई इस ट्रैक्टर रैली के बाद किसानों ने कहा कि MSP पर फसलों की खरीद हो, इसकी गारंटी चाहिए। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के दौरान 700 किसानों की जान गई है, जिन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तेजराम विद्रोही ने कहा कि अक्सर जब आदिवासी किसान सड़कों पर जुटते हैं तो उनकी तुलना नक्सलियों से कर दी जाती है। ट्रैक्टर रैली में शामिल होकर रायपुर पहुंचे किसानों के हाथ में हल भी था और तीर कमान भी थी। किसान इस बात का संदेश देना चाहते थे कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मार्च तक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो आपको अपेक्षित बदलाव भी दिखेगा। शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह बात मेरे अंदर की है, इसलिए मैं उसे अभी बाहर नहीं निकालना चाहता हूं। सरकार बनाने
बनानी होती है या सरकार गिरानी होती है तो कुछ बात सीक्रेट भी रखनी पड़ती है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का नाम लेकर कहा कि मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने वाली बात उन्होंने ही बोली है। यह बात उनकी जुबान से निकली है तो उसे सच साबित करने के लिए हम काम करेंगे। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा पर राजनीति गर्मा गई है। शिक्षा के पंजाब और दिल्ली मॉडल की बहस के बीच आम आदमी पार्टी संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ आ रहे हैं। वे मोहाली में अस्थायी अध्यापकों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। केजरीवाल का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले 3 दिन से पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच बहस चल रही है। सिसोदिया की खुली बहस के चैलेंज को परगट सिंह स्वीकार कर चुके हैं। ट्विटर पर दोनों के बीच सियासी जंग चल रही है। पंजाब और दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बीच चली बहस के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब पंजाब के टीचर ही बताएंगे कि वहां के स्कूलों की हालत क्या है। इसलिए अरविंद केजरीवाल मोहाली में टीचरों के प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। इससे पहले सिसोदिया ने परगट को 10-10 स्कूलों की तुलना के लिए कहा था, जिसके जवाब में परगट ने कहा कि वे दोनों जगहों के 250 स्कूलों की तुलना करेंगे। हालांकि परगट ने दिल्ली और पंजाब की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति का तर्क देकर बचाव की भी कोशिश की। केजरीवाल कुछ दिन पहले अमृतसर पहुंचे थे, जहां उन्होंने टीचरों को 8 गारंटी दी थी, जिसमें अस्थायी अध्यापकों को स्थायी करने से लेकर ट्रांसफर पॉलिसी तक अच्छी बनाने का दावा किया गया था। इसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी और 2 विधायक गुड्डू जमाली और वंदना सिंह ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। यह सिलसिला पिछले 6 महीनों से जारी है। 2017 में विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर 19 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन अब 4 विधायक ही बचे हैं। इस तरह वह यूपी में कांग्रेस और अपना दल से भी छोटी पार्टी हो गई है। बसपा के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 2017 में भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। तब ज्यादातर विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली विधायक हैं। इसी जिले की संगड़ी सीट से बसपा विधायक वंदना सिंह ने भी पार्टी छोड़ी है। वंदना भाजपा में शामिल हो गई है। आलम ने भी क्लियर नहीं किया है कि वे किस पार्टी में जा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के 7 विधायकों में एक बागी है और एक ने पार्टी छोड़ दी है। अब 6 विधायक बचे हैं। अपना दल के पास 9 विधायक हैं। सुभाषपा के 4 विधायक भी वहीं, जबकि बसपा के पास भी 4 ही विधायक बचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है। वे जापानी सीखेंगे और इसके लिए उन्होंने जापानी संस्कृति एवं भाषा के बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले के लिए अप्लाई किया है। पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई है और लिस्ट में पहला स्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ही है। इसके साथ ही वे इस कोर्स में दाखिला लेने वाले सबसे पहले छात्र बन गए हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र पुनर्मिलन 2021 कार्यक्रम में ऑनलाइन से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जापानी भाषा के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने की इच्छा जाहिर की थी। इस कोर्स में मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा सरकार और स्वायत्त संस्थान के 5 अन्य उच्च अधिकारियों ने भी जापानी संस्कृति एवं भाषा के बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लिया है। इसमें मुख्यमंत्री प्रधान सचिव भी शामिल है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत शुक्रवार रात अचानक बिगड़ गई। उन्हें पेशाब में इंफेक्शन की इस शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। अभी आईसीयू में इलाज उनका चल रहा है। जानकारी मिली है कि पेशाब में जलन हो रही थी, तभी उस वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई। पहले ही उनकी किडनी पूरी तरह से काम नहीं कर रही, उन्हें ज्यादा पानी पीने की भी मनाही है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अभी वह एम्स में ही रहेंगे। उनकी सेहत में सुधार को देखते हुए डॉक्टर यह तय करेंगे कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी। परिवार सिंगापुर के डॉक्टर से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी संपर्क में है। 22 नवंबर को लालू पटना आए थे। 23 नवंबर को बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें सशरीर पेश होने का आदेश कोर्ट ने दिया था। इसके बाद वह 4 साल बाद पटना में पार्टी ऑफिस में आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और 6 टन की लालटेन का लोकार्पण किया था। आयोजन में अच्छी भीड़ थी। इस बार लालू की बिहार यात्रा, उनकी जीप की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। 24 नवंबर को अपने आवास से जीप लेकर घर से कुछ दूरी तक बाहर निकले थे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि आज वर्षों बाद अपनी पहली गाड़ी को चलाया। इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी ना किसी रूप में ड्राइवर ही हैं। सब्जियों की महंगाई अभी थमने वाली नहीं है। एक रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खासतौर पर टमाटर को लेकर अभी 2 महीने और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। इसकी वजह ज्यादा बारिश बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिसंबर की शुरुआत में उत्तर भारतीय राज्यों से सब्जियों की सप्लाई शुरू होने से दाम काबू में आ जाने का दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टमाटर की खेती करने वाले बड़े राज्यों में से एक कर्नाटक में बारिश के कारण स्थिति इतनी खराब है कि वहां भी सब्जियों को महाराष्ट्र के नासिक से मंगाना पड़ रहा है। कर्नाटक के सामान्य से 105% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश के सामान्य से 40% और महाराष्ट्र में 22% ज्यादा बारिश हुई है। इसी वजह से सब्जियों के दाम महंगे हुए। राज्य अक्टूबर से दिसंबर के बीच अब टमाटर व अन्य सब्जियों के मेन सप्लायर रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक 25 नवंबर को कीमतों में 142% की बढ़ोतरी हुई है और यह अगले 2 महीने तक बढ़ती रहेगी। जनवरी के मध्य प्रदेश और राजस्थान से फसल आना शुरू होगी, तब कीमतें नीचे आएंगी। उम्मीद है कि नई फसल आने के बाद टमाटर के रेट 30% की गिरावट उसमें दर्ज हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में टमाटर के दाम 70 से 90 रुपए तक पहुंच गए हैं। शादियों के मौसम में भी मांग बढ़ने के कारण इसकी खपत ज्यादा हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।